तरह से वाई पूरन कुमार जी ने सुसाइड किया और फिर एएसआई संदीप लाठर ने सुसाइड किया। ये दिखने में सुसाइड हैं, और मैंने पहले भी कहा था, मैं आज भी फिर इस बात को दोहरा रहा हूं, ये दिखने में सुसाइड हैं, लेकिन हकीकत में ये दोनों मर्डर हैं। और ये जो दोनों मर्डर हैं, इन दोनों मर्डर से पहले एक मर्डर और हो चुका है, उसके बाद ये दोनों मर्डर हुए हैं। तो ये एएसआई लाठर का जो सुसाइड बताया गया है, ये बेसिकली मर्डर है, और ये तीसरी हत्या है। इसमें जो दूसरी हत्या है वो आईपीएस वाई पूरन कुमार की वो हत्या है। और इनमें सबसे पहली जो हत्या है, जहां से ये सारी चीजें शुरू हुई हैं, वो जो खेल शुरू हुआ है, वो है डिगल गांव, जो हरियाणा में है, शायद रोहतक में है डिगल गांव। उस डिगल गांव के मंजीत 63, उसकी हत्या से यह सिलसिला शुरू हुआ है। और यह सिलसिला क्यों शुरू हुआ, मंजीत 63 की हत्या क्यों हुई, इसको जानना भी बहुत जरूरी है। आईजी वो जो डीजीपी शत्रुजीत कुमार है, उस शत्रुजीत की जो प्रॉपर्टी है, एक वकील साहब ने बड़ा जबरदस्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये सारा कुछ आरोप लगाया, उसकी प्रॉपर्टी 200 करोड़ से भी ज्यादा की है। जो गुड़गांव है, गुड़गांव के सेक्टर 82 में 82 में उसका जो है 50 करोड़ का प्लॉट है। 111 में उसका फ्लैट है, 1995 या 1990 स्क्वायर फीट का कारपेट एरिया है, इतना 20 करोड़ का। और वहां पे भटिंडा में 2 कनाल उसकी जमीन है, और यमुनानगर में उसका फार्म हाउस है, और इसके साथ साथ वहां पे पंचकुला में उसकी जो प्रॉपर्टी है वो भी काफी 20 करोड़ के आसपास की, जन कितनी, मतलब टोटल 200 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी। अब बात यह है कि जिसको 2-2.5 लाख रुपए तनख्वाह मिलती है, तो इतनी प्रॉपर्टी कहां से आ गई? अगर वो ईमानदार था या वो ईमानदार है तो कहां से आ गई? और उसी की इंफॉर्मेशन है कि 1,60,00,000 रुपए सालाना किराया आता है, इतनी प्रॉपर्टी है उसकी। तो कैसे ईमानदार हो गया भाई? जब इन पर बहुत प्रेशर डाला जाने लगा वाई पूरन कुमार पर, राव इंद्रजीत यादव का नाम निकालने के लिए, और उन्होंने साफ मना कर दिया, तो इनके खिलाफ ये कंप्लेंट कराई गई प्रवीण बंसल शराब कारोबारी से, और उसमें ये सारी चीजें आगे चली। राव इंद्रजीत यादव का नाम कहां से आया? अगर आप देखेंगे जो 6-6.5 मिनट का जो वीडियो बनाया है संदीप लाठर ने अपने सुसाइड से पहले, उसमें वो राव इंद्रजीत यादव का नाम लेता है, और यह कहता है उसमें कि राव इंद्रजीत यादव का नाम निकालने के लिए उस एफआईआर, उस मर्डर केस में, वही मर्डर कौन सा, वही मंजीत 63 वाला, उसमें से नाम निकालने के लिए 50 करोड़ की डिमांड करी वाई पूरन कुमार ने। यह आरोप वो लगाता है, लेकिन यह आरोप गलत है। अगर यह आरोप सही था तो उसे मरने की क्या जरूरत है संदीप लाठर को? संदीप लाठर तो कोर्ट में जाके गवाही देता कि इन्होंने पैसे मांगे, मेरे सामने मांगे या इसके सामने मांगे, जो सबूत होते दिखाता। उसे क्या जरूरत थी? मरने की क्या जरूरत थी? मरने के बाद उसने क्या हासिल किया? लेकिन नहीं, वो एक ऐसी कड़ी था, आप कह सकते हो कमजोर कड़ी है, जिसको, जो इस पूरे उसमें खेल में शामिल है। कौन कौन शामिल है? वहां के नेता, पार्टियों से भी अलग हटके नेता, केवल बीजेपी के नहीं, और भी पार्टियों के नेता, वहां के बड़े बड़े अधिकारी, वहां के बड़े बड़े बिजनेसमैन और गैंगस्टर। अब एक बात कही जाती है कि ये जो है डीजीपी जो है, ये बहुत, इसका जो शासन प्रशासन था इसका बड़ा जबरदस्त था, और बड़ी इसने जो है मतलब अच्छे अच्छे बदमाशों को ठीक किया। तो जो बदमाश हैं वो आज की तारीख में जो इंफॉर्मेशन है, 80 गैंग हरियाणा में ऑपरेट करते हैं, और मैक्सिमम लोग बाहर बैठकर, विदेशों में बैठकर, जेल में बैठकर इन गैंगों को ऑपरेट करते हैं। तो ये कैसे ऑपरेट हो रहे हैं भाई? अगर आप शासन प्रशासन आपका इतना सख्त है, तो ये सब कुछ जो है एक बड़े लेवल का। साथियों, आज जो हम बात करने वाले हैं वो हरियाणा कैडर के पूर्व आईपीएस एडीजी
दिवंगत एडीजी वाई पूरन कुमार, उनके विषय में बात करने वाले हैं। इस विषय में हम पहले भी हैं, हमने एक वीडियो बनाया है और लोगों ने बहुत अच्छी तरह से उसको देखा भी है, बहुत अच्छे कमेंट भी लोगों ने उस पर डाले हैं। इसके पीछे अगर जब गहराई में जाएंगे तो आप देखेंगे कि ऐसे ऐसे लोग इन्वॉल्व हैं कि आपकी रूह कांप जाएगी। ये इतना बड़ा खेल है। ये 1-2 करोड़ का खेल नहीं है, 10-20-50 करोड़ का खेल नहीं है, 100-200 करोड़ का खेल नहीं है, हजारों लाखों करोड़ का ये खेल है। ये जो जिस तरह से वाई पूरन कुमार जी ने सुसाइड किया और फिर एएसआई संदीप लाठर ने सुसाइड किया, ये दिखने में सुसाइड हैं। और मैंने पहले भी कहा था, मैं आज भी फिर इस बात को दोहरा रहा हूं, ये दिखने में सुसाइड हैं लेकिन हकीकत में ये दोनों मर्डर हैं। और ये जो दोनों मर्डर हैं, इन दोनों मर्डर से पहले एक मर्डर और हो चुका है, उसके बाद ये दोनों मर्डर हुए हैं। तो ये एएसआई लाठर का जो सुसाइड बताया गया है, ये बेसिकली मर्डर है और ये तीसरी हत्या है। इसमें जो दूसरी हत्या है वो आईपीएस वाई पूरन कुमार की वो हत्या है। और इनमें सबसे पहली जो हत्या है, जहां से ये सारी चीजें शुरू हुई हैं, वो जो खेल शुरू हुआ है वो है डिगल गांव, जो हरियाणा में है, शायद रोहतक में है डिगल गांव। उस डिगल गांव के मंजीत 63, उसकी हत्या से यह सिलसिला शुरू हुआ है। और यह सिलसिला क्यों शुरू हुआ, मंजीत 63 की हत्या क्यों हुई, इसको जानना भी बहुत जरूरी है। यह हकीकत में यह पूरा दिल्ली और दिल्ली के साथ दिल्ली एनसीआर, जिसमें दिल्ली है, नोएडा है, फरीदाबाद है, गुड़गांव है, झज्जर है, रोहतक है, सोनीपत है, ये सारा इलाका इसमें पूरी तरह से यहां का खेल है ये। और यहां का खेल ये है कि यहां जो बड़ी बड़ी कंपनी हैं जो पैसा ब्याज पर लेती हैं, और सारा पैसा कैश में होता है, कोई ऐसा नहीं है कि पैसा जो है वो कहीं चेक वेक में भी आता हो, ये सारा खेल इसी तरह का है। तो इस पूरे इतने रीजन जो दिल्ली एनसीआर का रीजन है, इसमें जो बड़ी बड़ी कंपनियों को फाइनेंस पैसा ब्याज पर दिया जाता है, उस पैसे का असली मालिक या उस कारोबार पर असली कब्जा किसका होगा, ये खेल उनके द्वारा किया गया है जो इस पर पूरा कब्जा करना चाहते हैं। और इसी सिलसिले में मंजीत 63 की जो डिगल गांव के थे, उनकी हत्या हुई। थोड़ा सा समझें इसको, ये जो हुआ है खेल, कि ये जो यहां के इस पूरे इलाके के रोहतक है, झज्जर है, आपका गुड़गांव है, इधर सोनीपत है, ये इन इलाकों में जो जमीनें एक्वायर हुई, तो किसानों की जो जमीनें थी, किसानों के बच्चे जो उनको जमीन एक्वायर के बाद पैसा मिला, वो बहुत सारे बच्चे इकट्ठे होकर, जिनकी संख्या 500 से भी ज्यादा हो सकती है, वो ऐसे बच्चे मिलके, सारे के सारे बच्चे मिलके और पैसा इकट्ठा करके इन बड़ी बड़ी कंपनियों को ब्याज पर पैसा देते थे। और ब्याज भी कितना है इसको भी आप समझ लीजिए, 5% ब्याज। 5% ब्याज का मतलब यह है एक तरह से कि अगर 1 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं तो 4 महीने का इसका पीरियड रखा जाता है। 4 महीने के पीरियड में उस 1 करोड़ रुपए पर 20 लाख रुपए ब्याज देना होगा। इतना बड़ा ये खेल है। और इन कंपनियों को जो पैसा दिया जाता है वो 200 करोड़ से लेके 400, 500, 700, 800 करोड़ रुपए तक ये पैसा दिया जाता था। बहुत से फाइनेंसर लगे हुए हैं, एक ग्रुप बने हुए हैं, दिल्ली में भी ग्रुप है, नोएडा में भी ग्रुप है, इस तरह के ग्रुप। इसी तरह के ये बच्चे थे
जिनकी जमीन एक्वायर हुई, जिनके पास पैसा था, वो खुद अपने उससे अपने रिश्तेदारों से मिलकर इकट्ठा होकर ये काम करते थे। और ये डीगल गांव को ऐसा भी बताया जाता है कि फाइनेंसरों का गांव भी कहा जाता है, इतनी बड़ी संख्या में थे। और इन सबको लीड करता था मंजीत छेतीन। बहुत बताते हैं कि अपने बच्चों के प्रति जो उस ग्रुप में शामिल थे उनके लिए बहुत बढ़िया, बहुत ईमानदार, किसी का पैसा कभी उसने मरने नहीं दिया, ऐसा व्यक्ति था जिससे लोग, सारे ग्रुप के लोग उसको बहुत पसंद करते थे, बहुत उसकी बात मानते थे। तो इन्होंने जो पैसा दे रखा था बड़ी बड़ी कंपनियों को, ये राव इंद्रजीत यादव, ये पहले शुरू में गाड़ियों की फाइनेंस कराता था और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते हरियाणा के टॉप के जो ऑफिसर्स हैं, जो नेता हैं, उनके संपर्क में आने के बाद ये एक बहुत बड़ा व्यक्ति बन गया। ये भी इस तरह से फाइनेंस का काम करता था। तो ये सारी चीजें जब ये बच्चे इकट्ठा होके ये पैसा देते थे, ये राव इंद्रजीत यादव बीच में आने लगा। ये ध्यान रखिए जरा, राव इंद्रजीत हरियाणा में एक और भी हैं जो सांसद रहे हैं, बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, ये वो नहीं है, ये उनसे अलग है व्यक्ति। तो ये बीच में आने लगा और उन बिजनेसमैनों से ये इसने कहने लगा, जिन्होंने पैसे ले रखे थे कि आपको इतना ब्याज देने की जरूरत नहीं, मैं 2% ब्याज पे ही, 5% की बजाय 2% ब्याज पे आपका सेटलमेंट करा दूंगा। इस तरह से जब ये हर उसमें बीच में आने लगा तो तब ये आपस में तनातनी होने लगी। मंजीत उसने छेतीन ने कहा कि भाई तुझे बीच में आने की जरूरत क्या है, हमने जिसको पैसा दिया है मालिक से हमारा मामला है, हम उससे जो है बात कर लेंगे, तुझे बीच में आने की क्या जरूरत है। ये बात बढ़ती चली गई, गर्मा गर्मी हो गई, कहा सुनी हो गई और उसी सारे उसमें इसकी हत्या हुई। मंजीत छेतीन की हत्या हो गई। हत्या होने के बाद एक एफआईआर हो गई और एफआईआर होने के बाद जब सीआईए ने इन्वेस्टिगेशन करी, इन्वेस्टिगेशन में कई लोगों के नाम आए, उनमें एक नाम राव इंद्रजीत यादव का भी आया। और जब ये सारी चीजें हुई उसी दौरान आईपीएस वाई पूरन कुमार ये आईजी रोहतक बनकर आए। तो डीगल गांव के लोग मिलकर गए उनके पास के, साहब ये इस तरह की स्थिति है और नाम नहीं निकलना चाहिए। तो उन्होंने कह दिया बिल्कुल किसी का नाम नहीं निकलेगा, जो लोग दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। वहां से ये सारी चीज शुरू हुई। तो हत्या पहले किसकी हुई? हत्या हुई मंजीत छेतीन की। किस लिए हुई? इसलिए हुई कि वो सारा कारोबार जो फाइनेंस का था उस पर राव इंद्रजीत यादव को पूरी तरह से वहां के जो मंत्री हैं, वहां के जो हरियाणा के जो पॉलिटिशियंस हैं और वहां के जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, बड़े बड़े अधिकारी हैं, बिजनेसमैन हैं, वो उसको एक तरह से मुखिया बनाना चाहते थे और इसीलिए उसको धमकी दी गई। और रिटोली गांव का एक कोई भाऊ है, भाऊ गैंग है, उस भाऊ गैंग का जो मुखिया है उस पर आरोप लगा कि भाई उसने हत्या की है। उससे भी मंजीत की तू मैं हुई। तो ये सब उस फाइनेंस का सारा मामला था, उसमें मंजीत पुनिया की हत्या हुई। जब उसमें नाम आने लगा इंद्रजीत यादव का और उसका नाम निकालने की बात, प्रेशर डलने लगा, तो आईजी पूरन कुमार ने मना कर दिया कि कुछ भी हो जाए, किसी भी तरह से किसी का भी नाम निकलेगा नहीं। वहां से ये सारी चीजें फिर शुरुआत होती हैं और फिर आईजी पूरन कुमार उनको परेशान किया जाने लगता है। ये सारी चीजें चलते चलते फिर इसमें जो उनके खिलाफ जो एक एफआईआर हुई, जो एक कंप्लेंट हुई, वो कंप्लेंट किसके माध्यम से हुई? जो वाई पूरन कुमार जी के खिलाफ हुई। वो कंप्लेंट हुई, एक प्रवीण बंसल है, शराब का कारोबारी, शराब का व्यापारी है। और ये शराब का व्यापारी, उसका बड़ा खास जो नरेंद्र बिजरानिया है, जो वहां पे एसपी था, एसपी रोहतक था, उसका बड़ा खास।
और एसपी रोहतक जब था नरेंद्र बिजरानी, उसने कहा कि भाई ये शराब के, सट्टे के, जुए के, इन पे कोई कार्रवाई करने की जरूरत नहीं है। आप ये जो गैंगस्टर हैं, बदमाश हैं, इनको पंचर करो। पंचर मीन्स मतलब उनके पैर वैर में गोली मार के उनको खिलाफ कार्रवाई करो। ये सारी कहानी चलते चलते इसका मतलब यह हुआ कि नरेंद्र बिजरानिया ने शराब और जुए सट्टे के जो व्यापारी थे उनको पूरी तरह से प्रोटेक्ट किया। और ये उसका दोस्त था बंसल, ये प्रवीण बंसल, जिसने कंप्लेंट करी वाई पूरन कुमार जी के खिलाफ। ये उसका, क्यों उसने कंप्लेंट क्यों करी? क्योंकि वो उनका दोस्त था और उसको प्रोटेक्ट किया। नरेंद्र बिजरानिया ने पूरी तरह से उनको प्रोटेक्ट किया। और नरेंद्र बिजरानिया के पक्ष में इस बात को भी सारी चीजें देखे, सब कुछ रिकॉर्ड पे है। जब इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर तरीके से, ईमानदारी से होगी तो सारी चीजें समझ में आ जाएंगे। उसके पक्ष में शराब कारोबारियों बहुत बड़ी संख्या में इकट्ठे हुए थे। जब नरेंद्र बिजरानिया के पक्ष में रोहतक में एक पंचायत हुई तो शराब कारोबारी बहुत बड़ी संख्या में हुए। क्यों है शराब कारोबारी उसमें? क्योंकि शराब कारोबारियों को पूरी तरह से उसने प्रोटेक्ट किया। और ये नरेंद्र बिजरानिया और सुमित कुमार, आईपीएस जो एसपी रहा पहले वहां रोहतक में, ये दोनों जो डीजीपी शत्रुजीत कुमार है, शत्रुजीत, उसके बड़े खास आदमी। ये सारी की सारी कहानी है। उसी कहानी में चलते चलते जब इन पर बहुत प्रेशर डाला जाने लगा वाई पूरन कुमार पर, राव इंद्रजीत यादव का नाम निकालने के लिए, और उन्होंने साफ मना कर दिया, तो इनके खिलाफ ये कंप्लेंट कराई गई प्रवीण बंसल शराब कारोबारी से, और उसमें ये सारी चीजें आगे चली। राव इंद्रजीत यादव का नाम कहां से आया? अगर आप देखेंगे जो 6-6.5 मिनट का जो वीडियो बनाया है संदीप लाठर ने अपने सुसाइड से पहले, उसमें वो राव इंद्रजीत यादव का नाम लेता है और ये कहता है उसमें कि राव इंद्रजीत यादव का नाम निकालने के लिए उस एफआईआर, उस मर्डर केस में, वही मर्डर कौन सा, वही मंजीत छेतीन वाला, उसमें से नाम निकालने के लिए 50 करोड़ की डिमांड करी वाई पूरन कुमार ने। यह आरोप वो लगाता है, लेकिन यह आरोप गलत है। अगर यह आरोप सही था तो उसे मरने की क्या जरूरत है संदीप लाठर को? संदीप लाठर तो कोर्ट में जाके गवाही देता कि इन्होंने पैसे मांगे, मेरे सामने मांगे या इसके सामने मांगे, जो सबूत होते दिखाता। उसे क्या जरूरत थी? मरने की क्या जरूरत थी? मरने के बाद उसने क्या हासिल किया? लेकिन नहीं, वो एक ऐसी कड़ी था, आप कह सकते हो कमजोर कड़ी है, जिसको, जो इस पूरे उसमें खेल में शामिल है। कौन कौन शामिल है? वहां के नेता, पार्टियों से भी अलग हटके नेता, केवल बीजेपी के नहीं, और भी पार्टियों के नेता, वहां के बड़े बड़े अधिकारी, वहां के बड़े बड़े बिजनेसमैन और गैंगस्टर। अब एक बात कही जाती है कि ये जो है डीजीपी जो है, ये बहुत, इसका जो शासन प्रशासन था इसका बड़ा जबरदस्त था और बड़ी इसने जो है मतलब अच्छे अच्छे बदमाशों को ठीक किया। तो जो बदमाश हैं वो आज की तारीख में जो इंफॉर्मेशन है, 80 गैंग हरियाणा में ऑपरेट करते हैं और मैक्सिमम लोग बाहर बैठकर, विदेशों में बैठकर, जेल में बैठकर इन गैंगों को ऑपरेट करते हैं। तो ये कैसे ऑपरेट हो रहे हैं भाई? अगर आप शासन प्रशासन आपका इतना सख्त है तो ये सब कुछ जो है एक बड़े लेवल का है। और केवल यही नहीं, आईजी वो जो डीजीपी शत्रुजीत कुमार है, उस शत्रुजीत की जो प्रॉपर्टी है, एक वकील साहब ने बड़ा जबरदस्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये सारा कुछ आरोप लगाया, उसकी प्रॉपर्टी 200 करोड़ से भी ज्यादा की है। जो गुड़गांव है, गुड़गांव के सेक्टर 82 में, 82 में उसका जो है 50 करोड़ का प्लॉट है, 111 में उसका फ्लैट है, 1995 या 1990 स्क्वायर फीट का कारपेट एरिया है, इतना 20 करोड़ का। और वहां पे भटिंडा में 2 कनाल उसकी जमीन है और यमुनानगर में उसका फार्म हाउस है। और इसके साथ साथ वहां पे पंचकुला में उसकी जो प्रॉपर्टी है वो भी काफी 20 करोड़ के आसपास की, जन कितनी, मतलब टोटल 200 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी। अब बात यह है कि जिसको 2-2.5 लाख रुपए तनख्वाह मिलती है, तो इतनी प्रॉपर्टी कहां से आ गई? अगर वो ईमानदार था या वो ईमानदार है तो कहां से आ गई? और उसी की इंफॉर्मेशन है
कि 1,60,00,000 रुपए सालाना किराया आता है, इतनी प्रॉपर्टी है उसकी। तो कैसे ईमानदार हो गया भाई? तो ये सब ईमानदारी का ढोंग क्या है? ये यहां का ट्रेंड बन गया कि अपने आप को ईमानदार दिखाओ और उसके पीछे जो खेल करना है वो सब खेल करो। शत्रुजीत के बच्चे जो है अमेरिका में पढ़ते हैं, और ये सारी की सारी, और रिश्वत का भी जो वकील साहब ने आरोप लगाया वो ये कहा कि डिजिटल करेंसी में जो रिश्वत वगैरह ली जाती है, ये सारी चीजें। तो ये एक बहुत बड़ा खेल है। इस खेल में नेता, बड़े बिजनेसमैन, बड़े अधिकारी और माफिया, ये जो गैंगस्टर्स हैं, ये सब शामिल हैं। और सारा मसला पैसे का है। हजारों लाखों करोड़ का जो ये पूरा सारा खेल है, ब्याज पे पैसे देने का और उससे कमाई करने का, और उस सारे खेल पर सब कब्जा करने का, मालिकाना हक जो है उसमें मिल जाए, उसकी जो है मतलब सिर्फ अपने ही हाथ में रहे, ये सब उसका खेल है। तो जो नेताओं का पैसा है उसको इंद्रजीत यादव के माध्यम से लगाया जा सके, जो अफसरों का पैसा है इंद्रजीत यादव के नाम माध्यम से उसे लगाया जा सके, और जो बिजनेसमैनों का पैसा है वो भी इंद्रजीत यादव के माध्यम से लगाया जा सके। और वो अकेला इंद्रजीत यादव जो है वो इस पूरे एनसीआर, दिल्ली एनसीआर के उसमें जो है एक तरह से उनका पूरा मुखिया बन जाए, पूरा मालिक बन जाए इस पैसे का। इस वजह से मंजीत छेतीन का कत्ल हुआ, और उसके बाद जब ये सारी चीजें हुई, राव इंद्रजीत का नाम आया, उसका नाम निकालने के लिए वाई पूरन कुमार साहब पर दबाव डाला गया, और जब उन्होंने नहीं निकाला तो उनके खिलाफ एफआईआर कंप्लेंट कराई गई। और उस कंप्लेंट के बाद जो सारा खेल हुआ, और उन्होंने अपने 8 पन्ने के जो पूरा सुसाइड नोट है जो उसमें लिखी है, बहुत सी बातें नहीं लिखी बट जो भी कुछ लिखा है बहुत बड़ा है। और उसके बाद फिर ये संदीप लाठर का जो उसकी सुसाइड हुआ है, सब एक बहुत बड़ा खेल है। अभी नहीं कह सकते कि इसमें कौन कौन और अपनी जान गंवाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि ये, जैसे मैंने पहले भी इस बात पे कहा है कि जैसे वहां पे मध्य प्रदेश में व्यापम घोटाला हुआ मेडिकल फील्ड में, और उसमें लगातार धीरे 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 बहुत लोगों का मर्डर हुआ, बहुत लोगों की जानें गई। ये खेल भी कहीं उसी तरह का ना हो जाए, कहा नहीं जा सकता। पर एक बात मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि इस खेल में, इस पूरे मामले में सच्चाई सामने कभी नहीं आएगी। जो भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी हैं, जो भी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, आखिर उन्हें इन्वेस्टिगेशन करने के लिए किसने अपॉइंट किया है? सरकार ने। शामिल कौन है? नेता, अधिकारी। तो जब इतना बड़ा खेल है, इतने बड़े नेता और अधिकारी शामिल हैं, तो सच कैसे बाहर आ जाएगा? सच बाहर नहीं आएगा। अब देखना यह है कि इसमें कैसे कैसे ये सब आगे बढ़ेगा और कौन कौन सी कड़ी को बीच में से ये हटाया जाएगा। और जो बात मैं कह रहा हूं, मैंने भी वीडियोस वगैरह से इधर उधर से सारी इंफॉर्मेशन हासिल करी है, पर मैं इस विषय में सबसे ज्यादा धन्यवाद देना चाहता हूं एक व्यक्ति को। वो है मनदीप पूनिया। मनदीप पूनिया पत्रकार, किसान आंदोलन में भी जिन्होंने जबरदस्त अपनी पत्रकारिता दिखाई और बहुत रिपोर्टिंग जबरदस्त तरीके से की, और हरियाणा की, मैं कह सकता हूं हरियाणा की नब्ज को जानते हैं। और इससे भी ज्यादा मैं धन्यवाद मनदीप पूनिया को इस बात के लिए देना चाहूंगा कि मनदीप पूनिया और उनके जैसे और जो साथी हैं, विशेषकर जाट समाज के जो साथी हैं, उन्होंने जिस तरह से इसकी रिपोर्टिंग की है, उन्होंने सरकार की उस घिनौनी साजिश को फेल कर दिया, जिस साजिश के तहत ये इस पूरे मामले को जाट और दलितों की लड़ाई में तब्दील कर देना चाहते थे। तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा भाई मनदीप पूनिया को और तमाम उन साथियों को जिन्होंने सरकार के इस घिनौने प्रयास को असफल किया और सच लोगों के सामने लाया। मैंने भी जो आपको ये बातें बताई हैं, उस सारी की सारी बातें वहीं से और अलग अलग वीडियो से और अलग अलग इंफॉर्मेशन से मैंने यह हासिल की है। लेकिन
मैं इतना बता सकता हूं आपको, बड़ा खतरनाक खेल है ये। 3 लोगों की हत्या हो चुकी है, आगे किसकी होगी पता नहीं। एक बात फिर, सच कभी बाहर नहीं आएगा इस मामले में। कोई कुछ भी कर ले, कितना भी कर ले, सच नहीं बाहर आएगा, उसको दबा दिया जाएगा। तो मैं ये पूछना चाह रहा था कि ये जातिगत का मामला, जाति का मामला कैसे एकदम से? ये देखिए, वहां पे एक वो है जो शायद प्रिंसिपल सेक्रेटरी है, चीफ सेक्रेटरी करके है, राजेश, उसका नाम आगे मुझे ध्यान नहीं आ रहा, खुल्लर है जो क्या है, वो इसका जो है सारा मास्टरमाइंड है। पहले भी जब जाट आंदोलन हुआ था, रिजर्वेशन के लिए जो हुआ था 2016 में हुआ था, उसको भी जाट वर्सेस सैनियों की लड़ाई में उसने बदल दिया था। वो सारा का सारा खुल्लर डॉक्ट्रिन करके कहा जाता है। तो ये क्या है कि सरकार इस सारे उससे साफ बच के निकल जाए और इसको जातियों की, समुदायों की लड़ाई बना दो, ये उस तरह से काम करते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि जो मनदीप पूनिया और ऐसे जितने भी साथी हैं जो पत्रकार हैं, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, उस बधाई के पात्र हैं, बार बार धन्यवाद के पात्र हैं कि इसको जाट और दलित में नहीं बदलने दिया। कुछ इसमें नेता हैं, बीजेपी के नेता शामिल हैं, कुछ और ऐसे नेता हैं जो लगातार, अगर आप देखेंगे तो जब संदीप लाठर की जो है सुसाइड उसने किया, उसके बाद उसके घर पे जो गए और उसके अंतिम संस्कार में जो बीजेपी के कुछ नेता गए, 4-5 मंत्री वगैरह भी गए, उनमें से कई लोग हैं, बीजेपी के लोग हैं जो यही काम करते हैं, सरकार के इशारे पर काम करते हैं। कुछ बीजेपी के भी नहीं है, लेकिन बीजेपी के इशारे पर काम करते हैं। आपस में इस तरह के मामले को, सरकार को उससे बाहर निकालने के लिए इस लड़ाई को जातियों की लड़ाई में तब्दील कर देते हैं। तो घिनौना षड्यंत्र है और बीजेपी इसमें माहिर है, करती रही है।